जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का यह 8वां मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना और यदि इस चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अंत में ये जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न किए हैं। तो आइए किसी प्रकार से देना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है निर्देश। कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए, यानी ये निर्देश दिया गया है। कहा गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो क्या है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना, उसके बाद में 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनके उत्तर देना होगा सही में। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है इसको जरा हम जल्दी में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में पूरा का पूरा आता चले। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया साहित्य समाज का दर्पण है, यानी ये जो साहित्य होता है यह समाज को आईना दिखाता है। इसका संबंध व्यष्टि से ना होकर समष्टि से है, यानी ये जो साहित्य होता है इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता, आप ऐसे समझ लो, बल्कि सारे समुदाय से, सभी लोगों से, सारे समाज से होता है। क्योंकि समाज में जो आचार विचार, वेशभूषा, नीति मर्यादा प्रचलन में होती है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ता है। आगे दिया गया है कि चाहे वह किसी भी काल का प्रतिनिधित्व क्यों न करता हो, इस तरह साहित्य सामाजिक उन्नति से प्रभावित भी होता है और सामाजिक उन्नति को प्रभावित करने की भी सामर्थ्य रखता है। यानी दोनों बातें होती हैं, स्वयं भी प्रभावित होता है समाज से और समाज को भी खुद प्रभावित करता है। विद्वानों ने इस संदर्भ में कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीना, यानी साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है। आगे वाल्तेयर ने भी कुछ कहा है, उसको देख लेते हैं। वाल्तेयर ने साहित्य को समाज का आदर्श गुरु माना है, जो अपने मार्गदर्शन से प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति को एक आदर्श मार्ग दिखलाता है। जब तक साहित्य में समाज का स्पंदन होता रहता है, मतलब जब तक समाज के बारे में साहित्य में वर्णन आता रहेगा, साहित्य में लिखा जाता रहेगा समाज के बारे में, तब तक वह अमर एवं सजीव साहित्य कहलाता है। किंतु जिस साहित्य में अश्लीलता, मतलब फूहड़पन, गंदगी, काल्पनिकता एवं अव्यावहारिकता है, वह साहित्य समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आगे दिया गया है कि मध्यकालीन साहित्य मनुष्य के संघर्ष, मतलब मध्यकाल में साहित्य कैसा था, बताया गया है कि मनुष्य के संघर्ष, उसकी चाटुकारिता, जो मतलबीपन होता है ना, मनुष्य के पतन की पराकाष्ठा एवं जातीय संघर्ष को मुखरित करता है। जबकि आजकल का जो साहित्य है वो जड़ परंपराओं, यानी ऐसी परंपराएं जिनसे कोई मतलब नहीं रह गया है। तो क्या दिया गया है कि उन परंपराओं को त्यागने, प्रतिस्पर्धा में स्वयं के आगे निकलने, यानी कंपटीशन में स्वयं को आगे निकलने एवं अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के जीवट संघर्ष का समीचीन प्रतीक है। सच है कि साहित्य एक और समाज को अपने अतीत से प्रेरणा देता है, वो बताता है कि पहले ऐसा होता था, और अब दूसरी तरफ बताया गया कि दूसरी ओर समाज में घट रही घटनाओं को अपने लेखन का आधार भी बनाता है। आपने यहाँ तक क्या देखा, साहित्य और समाज के बारे में ही देखा है ना। कहा गया आगे कि इतिहास का मौलिक परिष्कार, संस्कार एवं सुकाल्पनिक विन्यास ही साहित्य है। जिस समाज या राष्ट्र का साहित्य पतन की ओर अग्रसर है, यानी नष्ट होने वाला है, वहाँ की युवा पीढ़ी का भविष्य भी सोचनीय है। यानी वहाँ की जो नई पीढ़ी है वो उसके बारे में कुछ अच्छा सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका भविष्य शुद्ध नहीं है, ठीक नहीं है। आगे दोस्तों प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो इसका टाइटल क्या देंगे आप, साहित्य एवं समाज, व्यष्टि एवं समष्टि, मध्यकालीन साहित्य या साहित्य का पतन। तो यहाँ पर उचित विकल्प हो जाएगा पहला वाला, साहित्य एवं समाज। अगला प्रश्न देखिए, समष्टि से तात्पर्य है संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व, कुलीन वर्ग का साहित्य, सकारात्मक दृष्टिकोण या सर्वकालीन साहित्य। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा या सी वाला, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण, है ना। आइए अगला देखते हैं, मध्यकालीन साहित्य समाज की किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है।
तो किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तरोत्तर चारित्रिक विकास, मर्यादित आचरण या नैतिक पतन अथवा समाज का बिंब प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा यही वाला सबसे बाद में सी जो आया है, ठीक है, यानी यह सही हो जाएगा नैतिक पतन। अगला प्रश्न देखते हैं, युवा पीढ़ी का भविष्य निर्भर करता है किस पर? समाज की मर्यादा पर, साहित्यकारों की सोच पर, शिक्षा की गुणवत्ता पर या श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण पर। यह विकल्प बिल्कुल सही है, बाद वाला, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपको टिक करना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला दिया गया है, अमर साहित्य कहलाने का सच्चा हकदार वह साहित्य है जो सर्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो, सामाजिक स्पंदित हो, आदर्शोन्मुखी हो। तो बात ये नहीं है कि वो हमेशा रहे, ऐसा कुछ नहीं है, सार्वभौमिक हर एक जगह पर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी सामाजिक स्पंदित हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस गद्यांश से संबंधित नहीं है। दिया गया है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1912 ईस्वी में, 1914 में, 16 में या 18 में। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा पहला, यानी 1912 में। अब इसके बारे में दो मत मिलते हैं, 1912 में भी और 1914 में भी। आपके अनुसार जो भी होगा आप कमेंट करके बताइएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, व्याकरण ग्रंथ जो है यह है उक्त व्यक्ति प्रकरण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह जो दोस्तों उक्त व्यक्ति प्रकरण है यह दामोदर शर्मा का ग्रंथ है। ये 8वां प्रश्न दिया गया है कि घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक जो ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? है अश्व, घोड़ा या तुरंग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा घोटक का घोड़ा, यानी सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद या ओसर या बंजर। यहाँ पर कौन सा विकल्प टिक करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, यानी ऊसर। उपजाऊ का मतलब आप जानते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा ऊसर। तो 9 का सी हो गया। अगला देखिए, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है कौन? या, मा, रा, ला। यहाँ पर आप कौन सा टिक करेंगे? दोस्तों यहाँ पर संशय की बात है, कुछ नहीं संशय है भी। देखिए ये जो यारा लावा होते हैं 4 वर्ण, ये अर्धस्वर कहलाते हैं। कहीं कहीं पर इसके बारे में भी मिलता है कि केवल या और वा यही 2 होते हैं अर्धस्वर। तो आपके अनुसार यहाँ पर क्या होगा आप टिक करिएगा। यहाँ पर हमारे हिसाब से ये दोनों होने चाहिए। आइए अगला देखते हैं, आसक्त का विलोम है। तो आसक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति या विभक्त। तो आसक्त का होता दोस्तों विरक्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है, देसिल बाना सबजन मिठा। यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने या कवि गंग ने। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला, यानी विद्यापति ने। अगला प्रश्न दिया गया है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो रमाशंकर शुक्ल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने अथवा रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, इसको नाम दिया था अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। अगला देखते हैं, दिया गया प्रश्न, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी में, गबन में, झूठा सच में अथवा इन्हीं हथियारों से, इस रचना में, इस उपन्यास में। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा झूठा सच। ठीक है, ये जो दोस्तों उपन्यास है यह यशपाल का है। अगला प्रश्न दिया गया है 15वां कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली अथवा अवधी। इसके बारे में दोस्तों हमने ट्रिक बताई थी कि पश्चिम के बाग में ब्रज की कन्नौजी और बुंदेली खड़ी हैं। तो यहाँ पर कौन सी आई है उसको टिक करना है। तो ये विकल्प हो जाएगा बी वाला, कन्नौजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे अथवा तमस। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, आधे अधूरे। ये जो आधे अधूरे है यह मोहन राकेश का नाटक है।
अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो ये किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद, तोता ए हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद? इसके बारे में बताओ। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न डाउट वाले आए हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर करके, तो आप कौन सा चुनेंगे? यहाँ पर बी वाला, यानी तोता ए हिंद। अच्छा, कहीं कहीं पर इनके बारे में हमने देखा है तूतिए हिंद भी मिलता है। ठीक है, इसके बारे में भी आप कुछ कह सकते हैं, कहना चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो के दोनों विकल्प इस प्रकार से सही हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं क्या? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या वाचाल? तो जो ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न दिया गया है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक या मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या काका साहब कालेलकर? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न दिया गया है, अहेतुक शब्द का शुद्ध रूप है? ये पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी वाला, यानी अहेतुकी। अगला प्रश्न देखिए, यह दिया गया है 21वां, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतिराम ने नहीं की, कि सेनापति ने, बिहारी ने अथवा ब्रंद ने? तो यहाँ पर 21वें का सही हो जाएगा सेनापति, यानी बी विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया गया है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति या सम्मति? इसका विकल्प सही हो जाएगा यदि आपने टिक किया होगा सी वाला, तो बिल्कुल सही टिक किया। 23वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। किसमें है द्वंद्व समास? शोकाकुल में, सर्वोत्तम में, वीर पुरुष में अथवा पाप पुण्य में? तो द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद अर्थ प्रधान होते हैं और बीच में और लगाया जाता है जब समास विग्रह करते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की है? कविता, नाटक, कहानी या उपन्यास? तो ये जो अंजो दीदी है यह है नाटक, यानी इसका भी विकल्प टिक करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पर अंजो दीदी की, तो दोस्तों यह नाटक है उपेंद्र नाथ अस्क जी का। 25वां प्रश्न देखते हैं, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस का, ध्वनि का, अलंकार का अथवा औचित्य का? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी अलंकार का मिलता है। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, क्या कहलाता है? समशीत, समुष्ण, उष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण? तो कटिबंध की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, इसका विकल्प टिक कर लीजिएगा डी वाला, समशीतोष्ण। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? शब्द है, पद है, ध्वनि है अथवा वाक्य है? या दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताना, और जिसका कमेंट सही उत्तर वाला सबसे पहले आ जाएगा उसको हम पिन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामह या वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। दोस्तों वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं बल्कि कुंतक प्रसिद्ध हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां दिया गया, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा? तो यहाँ पर विकल्प टिक हो जाएगा आपका सी वाला, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न देखें, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है? तो उनकी कौन सी नाट्यकृति है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या बकरी? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी बकरी। निम्नलिखित में से, अगला दिया गया, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा नहीं है, कौन सी नहीं है? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत या मेरी असफलताएं? तो ये जो दिया गया है मेरी असफलताएं, यह दलित आत्मकथा नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययी भाव?
तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी कर्मधारय, चूंकि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का समास हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य ने, या माधवाचार्य ने, हित हरिवंश ने, या सूरदास ने? तो यदि आपने दोस्तों यहाँ पर विकल्प चुना होगा सी वाला, यानी हित हरिवंश, तो बिल्कुल सही चुना है। अगला दिया गया है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं के थे, या अकबर के थे, सिकंदर लोदी के थे, या बहादुर शाह जफर के थे? तो ये थे दोस्तों सिकंदर लोदी के, यानी सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न दिया गया है, किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभिमान में, अनजान में, अभाव में, या अवमान में? तो यहाँ पर भी वही परंपरा जो चली आई है सी विकल्प वाली, वही आगे बढ़ाते हैं, यानी अभाव जो शब्द आया है इसमें अ उपसर्ग है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा। तो यहाँ पर विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, प्रतिधन एक। यहाँ पर क्या हुआ है, ई के बाद में ए आया है, इसीलिए ई जो है यह हो गई। यहाँ पर यह संधि है। 37वां प्रश्न देखते हैं, पाप और पुण्य के चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। चित्तरंजन क्या है? चिरंतन होना चाहिए था। तो सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भोले बिसरे चित्र, या आखिरी दांव? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा चित्रलेखा, यानी बी। अगला प्रश्न देखें, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान का है, कर्म भूमिका है, या रंग भूमिका है, अथवा कायाकल्प का है? तो ये जो सूरदास पात्र है यह है रंग भूमिका, इस प्रकार से इसका सी विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? ध्रुव स्वामिनी ने, देवसेना ने, या कार्नेलिया ने, अथवा मधुलिका ने? तो यह कहा है कार्नेलिया ने, यानी इसका सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा को कहते हैं, या पुष्पदंत को कहते हैं, स्वयंभू को कहते हैं, या हेमचंद को कहते हैं? दोस्तों ये जो उपनाम आए हैं इनका भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, उसको हमने जल्दी ही दिया हुआ था, उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, उसको भी आप देख सकते हैं देखना चाहें तो। यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। 41वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी, आवाम चित्रा मुदगल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। यह युग्म सही नहीं है दोस्तों। सुरेंद्र वर्मा जी जो हैं ये मांग रहे हैं मुझे चांद चाहिए, यानी इनका जो उपन्यास है वो है मुझे चांद चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की है, रसखान की है, या कविगंग की है, अथवा दादू दयाल की है? तो यह रचना है खेट कौतुकम रहीम की, यानी इसका ए विकल्प टिक करना। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, या बुंदेली? तो इसके बारे में हमने इससे भी पहले बताया है। चलो अब यहाँ पर केवल टिक ही कर लेते हैं। यहाँ पर टिक करिएगा मगही। बिहार के भोजपुर में मेथी महंगी है, तो यहाँ पर इस ट्रिक में सारी बोलियाँ आ गई। अगला प्रश्न दिया गया है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार है, करुण है, शांत है, अथवा भयानक है? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा शांत रस है, यानी सी विकल्प इसका सही है। अगला देखते हैं, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। तो जो सारी पृथ्वी से संबंध रखता है उसको क्या कहेंगे? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, या सर्वज्ञ? तो जो समस्त भूमि से संबंध रखता है उसको कहा जाता है सार्वभौमिक, यानी 45 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अतीन्द्रिय दिया गया है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है
क्या होता है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो इसका विकल्प जो सही है वो सही हो जाएगा। टिक करना है आपको, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। फिर देखिए अगला, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृत है, यानी यह किसका नाटक है? तो सुरेंद्र वर्मा का है या राम कुमार वर्मा का है, महादेवी वर्मा का है या भगवती चरण वर्मा का है? तो यह है सुरेंद्र वर्मा का, यानी ए विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मुदगल हैं या प्रभा खेतान हैं, ममता कालिया हैं या नासिरा शर्मा हैं? तो इसका तो विकल्प सही हो जाएगा ममता कालिया, यानी सी विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, कुटिल का दिया गया है, कुटिल का विलोम क्या होगा? तो कुटिल का उल्टा क्या होगा? जटिल, रूढ़, ऋजु या वक्र? यहाँ पर वक्र होना चाहिए था, वक्त नहीं। अच्छा, फिर भी आपको विकल्प कौन सा टिक करना उसके देखते हैं। दोस्तों, कुटिल का विलोम हो जाएगा सी वाला, यानी ऋजु। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विषय है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने या डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विषय है। आगे देखते हैं, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? बताइएगा, अद्वैतवाद का या फिर शुद्धाद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का या द्वैतवाद का? तो यहाँ पर विकल्प सही है, यदि आपने टिक किया होगा सी वाला, यानी विशिष्टाद्वैतवाद का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है अमृतो, मृत्युंजय, अभयदान, अभय मुद्रा? एकदम जो सिंपल वाला छात्र होगा, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, उसको भी मालूम होगा कि यहाँ पर भी विकल्प सही हो जाएगा मृत्युंजय, सीधा सीधा शब्द आ गया। अगला देखिए, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं कौन? दामोदर पंडित, कवि आशुग, रोडा कवि अथवा मेरुतुंग? कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपको विकल्प चुनना है मेरुतुंग। अगला प्रश्न देखिए, स्वप्न का विलोम पूछा गया है, स्वप्न का विलोम क्या होगा? दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा, जागरण? तो इसका विकल्प सही है डी वाला, यानी जागरण। अगला प्रश्न देखिए, ओछे की प्रीत बालू की भीति का भाव है, यह कहीं वीडियो में पहले भी आया है। तो दिया गया बालू की दीवार कमजोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, या बालू ओछा पदार्थ होता है? तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। अगला प्रश्न देखिए, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो कहाँ नहीं है? कब तक पुकारूं में, सैलूस में, झूला नट में अथवा सेवा सदन में? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी सेवा सदन में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो वर्णिक छंद पहचानना है, दोहा है, चौपाई है, सवैया है, रोला है? आपको पता है यहाँ पर तीन बिल्कुल अलग हैं, एक बिल्कुल अलग है, यह है सवैया, इसी को आप टिक कर लीजिएगा। आइए अगला भी प्रश्न देखते हैं। आगे दिया गया है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता कौन है? दिनकर जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, निराला हैं अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान हैं? तो दोस्तों, ऐसा कहने वाले जो कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी, यानी यहाँ पर आपको बी विकल्प टिक कर लेना है। दोस्तों, यह जो पंक्ति है यह जयद्रथ वध की है, यानी जयद्रथ वध रचना की है। अगला प्रश्न देखिए, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? चलिए इसके बारे में बताइए, मुंबई से या वाराणसी से या नई दिल्ली से अथवा कोलकाता से? तो ये जो वागर्थ पत्रिका है यह कोलकाता से प्रकाशित होती थी, इस प्रकार से यहाँ पर डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, हम विषपाई जन्म के इस काव्यकृति के रचनाकार हैं कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या गोपाल सिंह नेपाली? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो विज्ञान गीता की रचना किसने की है? व्यास जी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, केशव दास ने, या चिंतामणि ने? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी केशव दास ने विज्ञान गीता की रचना की है। अगला प्रश्न देखिए, वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, या प्रभाकर माचवे, या भैरव प्रसाद गुप्त, अथवा रांगेय राघव? यहाँ पर कौन सा विकल्प टिक करना है आपको? दोस्तों यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा नरेश मेहता, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? तो किस कहानी को उदय प्रकाश ने नहीं लिखा है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पोली आंधी, पीली आंधी होना चाहिए है ना, या दरियाई घोड़ा? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा इसका सी वाला, यानी ये जो दिया गया पोली आंधी, पोली नहीं पीली आंधी होना चाहिए था, वो भी यह कहानी है नहीं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो रचना दी गई है और रचनाकार का नाम बताइए। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की, अथवा रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना है? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों डी वाला, यानी रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है। तो कौन ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं आया है? दर्शनीय, दुर्गुण, या फिर भिक्षुक, अथवा कर्तव्य? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गुण। इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय दोस्तों क्या होते हैं? वो पीछे लगने वाले होते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आह्वान का विलोम है। तो आह्वान का विलोम क्या होता है? अवगाहन, तिरोभाव, या विसर्जन, अथवा धन्यवाद? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अवगाहन, माने होता है नहाना, और यहाँ पर तिरोभाव होगा नहीं, विसर्जन हो जाएगा, यानी आह्वान का विसर्जन, सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना है, कह रहा नहीं है सत्य। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, या फिर हिंदी में 2 वचन होते हैं, या हिंदी में 2 लिंग होते हैं, अथवा संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं? कौन सा विकल्प टिक करेंगे यहाँ पे? दोस्तों यहाँ पर टिक कर लीजिएगा डी विकल्प, यानी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। यह लाइन गलत है। अगला प्रश्न देखिए, केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव दास की है, या कबीर दास की है, तुलसीदास की है, या नरहरि दास की है? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी तुलसीदास की है। यह दोस्तों पंक्ति मिलती है विनय पत्रिका में। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो ऐसा कौन सा शब्द आ गया है जिसमें प्रत्यय नहीं है? मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अथवा अनुवाद? तो इसका दोस्तों विकल्प पहला ही सही हो जाएगा, मर्मज्ञ। इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? यानी ऐसा कौन सा शब्द आया है जिसमें देशज प्रत्यय नहीं है? फर्राटा, या अड़ियल, उच्चतर, अथवा घुमक्कड़? तो यहाँ पर सही विकल्प की बात करें तो ये हो जाएगा सी वाला, यानी उच्चतर शब्द। अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला दिया गया है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, अथवा रूपक? तो शब्दालंकार और अर्थालंकार सबको पता है, यहाँ पर टिक्का लेना है डी विकल्प, रूपक। रूपक जो है यह अर्थालंकार है, बाकी सभी शब्दालंकार हैं। अगला दिया गया है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रज भाषा का क्षेत्र यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर पहला दिया गया धौलपुर, दूसरा है सरगुजा, तीसरा मथुरा, और चौथा दिया गया है आगरा। तो इसका सही विकल्प टिक करना है आपको बी वाला, सरगुजा। सरगुजा में सरगुजिया बोला जाता है। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या भगीरथ मिश्र ने? ये रट जाएगा आपको, इतनी बार आएगा कि हम जानते हैं कि अपने आप ही यह रट जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा सी विकल्प, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो बताइएगा कहाँ नहीं है? आजन्म में नहीं है, या आगमन में नहीं है, आकर्षक में नहीं है, अथवा आदरणीय में नहीं है?
बहुत सिंपल प्रश्न आ गया है और सिंपल उदाहरण भी यहाँ पर आए हैं, कुछ भी मशक्कत नहीं होगी। यहाँ पर डी विकल्प चुनिए, आदरणीय। अगला बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने अथवा निम्बारकाचार्य ने। तो इसका सही विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है। अगला प्रश्न देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत कृति है? तो कौन सी है यात्रा व्रत? सागर की लहरों पर, आप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर अथवा मेरी यूरोप यात्रा। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, पैरों में पंख बांधकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण या महाभाष्य अथवा अणुभाष्य। तो जो ये हैं वल्लभाचार्य जी, इनके ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य, यानी इसका डी विकल्प चयन कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो रचना और रचनाकार का नाम जोड़ना है। फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, या सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, अथवा संसद से सड़क तक सुदामा पांडेय धूमिल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी वाला, सीढ़ियों पर धूप में। यह जो रचना है यह दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, बल्कि यह रचना रघुवीर सहाय जी की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रा व्रत है, निबंध है, रिपोर्टाज है अथवा डायरी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी वाला, यह रिपोर्टाज है। और यह जो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है यह शिवदान सिंह चौहान का है। अगला देखिए, शालिभद्र सूरि की रचना का नाम है, कौन सी रचना इनकी? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमितगढ़ रास अथवा जयमयंक जस चंद्रिका। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी वाला, भरतेश्वर बाहुबली रास। यह शालिभद्र सूरि की रचना का नाम है। किसकी रचना का नाम है? शालिभद्र सूरि की रचना का नाम है। अगला प्रश्न दिया गया है, वीर रस का स्थायी भाव है, वो बहुत सिंपल सा आ गया है, इसको सीधे टिक कर लो, सी वाला यानी उत्साह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? प्रसाद ने, महादेव वर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने अथवा डॉक्टर नगेंद्र ने। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी यानी डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर देखिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो किस रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय को भिखारी दास ने लिखा, रस रहस्य को कुलपति मिश्र ने, या रस विलास को चिंतामणि ने अथवा भाव विलास को केशव दास ने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी वाला, ये जो भाव विलास केशवदास है यह युग्म यह जोड़ा सही नहीं है। ये जो भाव विलास है यह केशवदास का नहीं है, बल्कि यह है देव का। अगला प्रश्न देखिए, अर्ध कथानक दिया गया, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? जीवनी है या उपन्यास है अथवा आत्मकथा है या नाटक है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा सी वाला, यानी यह है आत्मकथा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो इनकी कौन सी कहानी है? रस प्रिया है, रस आखेटक है, रसिक प्रिया है अथवा प्रिया नीलकंठी है। तो इसका सही विकल्प यदि आपने दोस्तों चुना होगा ए वाला यानी रस प्रिया, तो बिल्कुल सही चुना है। आइए अगला प्रश्न देखिए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्ठ यानी छठवां, सातवां, आठवां अथवा नौवां। कौन सा हो जाएगा आपके हिसाब से विकल्प सही? यहाँ पर दोस्तों डी विकल्प सही है, यानी ये जो नौवां सर्ग है यही मार्मिक है। और इसमें कुल सर्गों की बात करें तो कुल मिलाकर सर्ग हैं इसमें 12। अगला प्रश्न देखिए, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी है, रिपोर्टाज है, प्रगति है अथवा यात्रावृत्त है। तो यहाँ पर विकल्प इसका सही हो जाएगा रिपोर्टाज यानी बी वाला विकल्प। दोस्तों यह करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो कौन नहीं है? कठ गुलाब, क्षण बोले कड़ मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कठ गुलाब, यानी पहला विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है, यानी शिला पर लिखा गया पाहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत पैंगलम अथवा वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपने विकल्प चुना होगा राउलवेल यानी बी वाला विकल्प, तो बिल्कुल सही चुना है। या दोस्तों चंपू काव्य है, रोडा का विकार। 90वां दिया गया है झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा की है क्या, या अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, असगर वजाहत की है, अथवा मुद्रा राक्षस की है? तो यदि आप यहाँ पर विकल्प चुने होंगे बी वाला अब्दुल बिस्मिल्लाह, तो बिल्कुल सही चुने होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रबोध 50 दिया गया है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतिराम अथवा पद्माकर? तो ये जो दिया गया है प्रबोध 50, यह है रचना पद्माकर की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उद्योग का संधि होगा, संधि नहीं होगा, संधि तो पहले ही दिया गया भाई। यहाँ पर संधि की बात ना की जाए, संधि विच्छेद की बात की जाए, तो ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अथवा चौथा हो जाएगा। अगर सही विकल्प की बात करें तो यहाँ पर पहला ही होगा, उद्योग, यहाँ पर व्यंजन संधि है। फिर दिया गया है 93 पर, निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं हैं? तो पत्रिकाएं दी गई हैं और उसके साहित्यकार दिए गए हैं। नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल, ज्ञान रंजन, तद्भव के अखिलेश, दस्तावेज का संपादक या प्रकाशन किए कौन? रामचंद्र तिवारी। कौन किए हैं? कौन सा विकल्प आपको टिक करना है दोस्तों? यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें दस्तावेज की, तो इसके संपादक रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इस प्रकार से यहाँ पर रामचंद्र तिवारी नहीं थे। अगला देखिएगा, यहाँ पर 94 का हो जाएगा, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या होगा? तो जो कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा उसका क्या होगा? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। कढ़ाई में चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, या कढ़ाई चूल्हे से गिर गई। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, एक विपत्ति से छूटे तो दूसरी विपत्ति आ गई, है ना। तो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? चंदन दास हैं, या मलुक दास हैं, नानक हैं अथवा संत रैदास हैं? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसको कहने वाले हैं संत रैदास जी। ये देखिए अगला, कलश का पर्यायवाची बताइएगा, क्या होगा इसका पर्यायवाची? जल, कुंभ, पात्र या उपस्कर? ज़्यादा हटे वाले शब्द के पीछे मत पड़ना, यहाँ पर इसका पर्यायवाची हो जाएगा बी विकल्प, कलश का हो जाएगा कुंभ। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, क्या उक्ति है? क्या जबरदस्त उक्ति है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, क्या गजब की बात है। यह कथन किसका बताइएगा? मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, राम कुमार वर्मा अथवा जयशंकर प्रसाद? आपको पता है एक यहाँ पर ऐतिहासिक नाटककार आए हैं, बस उन्हीं की करामात है, वही ऐसा कहे हैं, यानी जयशंकर प्रसाद। फिर देखिएगा अगला प्रश्न कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तो संप्रदायवाद पर कौन सी रचना है, कौन सा उपन्यास है? तमस है, बलचनमा है, अपने अपने अजनबी है अथवा बूंद और समुद्र है? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा तमस, यानी पहला विकल्प टिक कर लेना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं कौन हैं? आलम हैं, मतिराम हैं, या फिर घनानंद हैं अथवा बोधा हैं? तो ये पंक्ति है बोधा की, इस प्रकार से इसके रचयिता हैं बोधा जी। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रिका का पर्यायवाची बताइएगा। यहाँ पे चंद्रहास होगा, रजत होगा, कौमुदी होगा अथवा स्वर्ण किरण होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कौमुदी, चंद्रिका का पर्यायवाची होता है कौमुदी। आर्द्र का विलोम बताइएगा। आर्द्र माने होता है गीला, है ना, तो आर्द्र का विलोम क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? नम होगा, शुष्क होगा, गीला होगा अथवा लचीला होगा? देखिएगा जहाँ कहीं भी विलोम शब्द बताना होगा वहाँ पर दोनों शब्दों के गुण दोषों को बराबर करिएगा, नाप तौल कर किया जाता है इसका विलोम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर आर्द्र का जो टिक किया जाएगा वो नम, गीला, लचीला नहीं टिक किया जाएगा, बल्कि शुष्क को टिक किया जाएगा, ठीक है। यानी 101 का यहाँ पर टिक हो गया आपका बी विकल्प। अगला दिया गया है परुष,
ये परुष है, ठीक है। परुष शब्द का विलोम है, क्या हो जाएगा, अपौरुष, सरल, कठोर अथवा कोमल। तो आपको पता होना चाहिए परुष माने कठोर होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोमल। अगला प्रश्न देखिए, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। तो जिसको ना मापा जा सके उसको अमानक कहेंगे, अपरिग्रह कहेंगे, या फिर अपरिमेय कहेंगे, या अतुल्य कहेंगे। तो जिसको मापा नहीं जा सकता उसको अपरिमेय बोलते हैं। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है, इसके बारे में हमने बताया हुआ है। इसका पहला ही विकल्प टिक कर लीजिएगा, अनुच्छेद 343। फिर देखिए, तटीय समाज से किसका संबंध था, केशव चंद्र सेन का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का, अथवा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। अगला दिया गया, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे। तो ये किसका संपादन नहीं करते थे, किसका संपादन नहीं किए, सुधा का, या इंदु का, समन्वय का, अथवा मतवाला का। तो यहाँ पर इनके बारे में, जैसा कि सुधा, समन्वय, मतवाला के बारे में आप जानते ही हैं, इनसे संबंध नहीं था इंदु पत्रिका से। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है। तो इनकी यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना है, गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, अथवा सरयू पार की यात्रा। तो ये सरयू पार की यात्रा करने गए थे। इस प्रकार से इसका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक, विस्मय, जुगुप्सा अथवा अद्भुत। दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अगला देखिएगा, अंगद पैज की रचना किसने की, नाभा दास ने की, धरणी दास ने की, ईश्वर दास ने की, अथवा मलूक दास ने की। अगर यहाँ पर सही विकल्प की बात करें तो यहाँ पर टिक किया जाएगा सी विकल्प, यानी अंगद पैज के रचनाकार ईश्वर दास जी हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। तो डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, अथवा राहुल सानकृत्यायन ने। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी वाला, यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न देखिए, अथवा दिया गया है। अथवा जो है ये शब्द यह व्याकरण की दृष्टि से क्या है, कैसा है, संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है, अथवा अव्यय है। आपको मालूम होगा कुछ शब्द होते हैं जो कहीं चाहे जहाँ भी हो सब जगह पर एक जैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं अव्यय, यानी यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला दिया गया, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है, किसका है, केदारनाथ सिंह का है क्या, या कुंवर नारायण का है, मलयज का है, अथवा विजय देव नारायण शाही का है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा यदि आपने विकल्प टिक किया होगा डी वाला, यानी विजय देव नारायण शाही। अगला दिया गया है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। तो संपत्ति शास्त्र किसने लिखा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, अथवा बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने लिखा है, यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ए विकल्प आपको टिक करना है। अगला देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। तो मुहावरा क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, या अपनी चर्चा करना। बहुत घिसा पिटा आ गया है यहाँ पे मुहावरा, जल्दी कर दो भाई, इसको हटाओ, आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करना होता है। अगला दिया गया है, जगन्नाथ में कौन संधि है। तो संधि का नाम बताओ, वृद्धि, यड़, स्वर या व्यंजन, आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है जगत नाथ। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपने देखा व्यंजन व्यंजन जुड़ रहे हैं, यानी व्यंजन संधि है यहाँ पे। मिश्र बंधु विनोद अगला दिया गया है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो मिश्र बंधु विनोद नाम से कौन से इतिहास लेखक हैं, पहला वाला हो जाएगा, या दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, अथवा यहाँ पर ये चौथा विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को रोक कर देख लिए होंगे, और आइए हम इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों विकल्प चुना जाएगा बी वाला। ये जो मिश्र बंधु आते हैं, ये आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इस प्रकार से बी विकल्प यहाँ पर
टिक कर लिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। तो यह कथन निम्न में से किसका है? आप इसके बारे में बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, अथवा डॉक्टर सत्येंद्र का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी बी वाला टिक करना है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, या कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, या फिर दिया गया है संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। बहुत अटपटा गया है, ज़्यादा अटपटा भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। यहाँ पर सी डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी संत तुलसीदास जी जो हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। यह विकल्प गलत हो गया। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा ऐसा है शब्द जिसमें व्यंजन संधि नहीं आई है? पहला है, दूसरा है, या तीसरा है, अथवा चौथा है? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी गंगाधन उद्गम। यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्वर जुड़ रहे थे, इसलिए स्वर संधि है। अगला दिया गया है 120वां, दिया गया स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो स लिखा हुआ है इसको आधा मानिएगा, ठीक है। तो स्वस्थ धन अस्तु, या स्व अस्त्यत अस्तु, या स्वस्थ धन अस्तु, अथवा स्व सत्यस्तु। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सरल है, पहला वाला ही विकल्प आप चुन लीजिएगा, स्वस्ति अस्तु। हमने क्या कहा था? इस जगह पर आधा सा है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है निर्देश। निर्देश देने का मतलब क्या हुआ? कुछ है खास कि प्रश्न संख्या 121 से 125 तक दिया गया है। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आइए जरा हम इसको पढ़ देते हैं और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना। क्या बात आई है, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। अब बताइएगा, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, इस पर आधारित है। कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? गम के आंसू पीने की प्रेरणा दे रहा है क्या? गलत बात है। आत्मसमर्पण की दे रहा है, या रुकावटों को ठोकर मारने की, या कुछ भी न बनने की? तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। कवि तो चाहता है कि रुकावटों को ठोकर मारो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर यह दिया गया है, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है, क्या हो जाएगा? सहज, समझौतावादी, चालाक, या दुष्ट। तो दोस्तों कवि चाहता है ले देकर जीना, तो क्या जीना, यानी यहाँ पर समझौतावादी कायर कहलाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कुछ भी बन, कवि कह रहा है कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि कुछ भी बनना आसान है, या कुछ भी बनना मुश्किल है, अथवा कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि कायर मनुष्य का जो जीवन होता है एकदम बेकार घटिया होता है। अगला देखिएगा, दिया गया पाहन शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? मेहमान, पैर, पत्थर, अथवा पर्वत। सिंपल है, पढ़ने वालों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ बता देना है एक पलक झपकते ही कि यहाँ पर पत्थर टिक किया जाएगा। आइए आज का 125वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो कैसा? आदर्शवादी, या समझौतावादी, या खून पसीना बहाकर, अथवा रुकावटों को ठोकर मारना। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, आजकल का जो जीवन व्यर्थ है वो है समझौतावादी का, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो और अगर आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना, और हाँ बताना मत भूलना आपने कितने किए हैं, ठीक है। तो आइए साथियों चलते हैं, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में अगले मॉडल पेपर को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद,
वंदे मातरम।